हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ भाई, सारे के सारे आ जाओ भाई बच्चों। ओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ भाई, फटाफट ऑनलाइन आए बेटा। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। और ध्यान रखिए बेटा, आज हम लोगों का कौन सा सेट होने वाला है? सेट 13 होने वाला है। सेट 13 है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है सेट 13 है या सेट 12 है। सेट 13 है, कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हो। आज बेटा मैं सुबह सुबह उठा तो एक दोस्त ने एक लाइन भेजी हुई थी, एक मूवी की थी, पता नहीं कौन सी किस चीज की थी वो। तो आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। हम लोग जो है इस चीज के ऊपर, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि हम लोग सुबह से उठते हैं बेटा, एक चीज के ऊपर भागते रहते हैं, है ना। आप लोग एनडी की तरफ भाग रहे हो, मैं किसी चीज के लिए भाग रहा हूँ, अपने लक्ष्य के लिए तरफ भाग रहा हूँ, लेकिन वो लक्ष्य पाते पाते ना कहीं वो चीजें भूल जाते हैं जो हमारी लाइफ में और भी साथ चीजें चल रही है ना, वो उनकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है कम करते हुए चलते हैं, है ना। और लोड बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। बेटा 100% दो, बहुत अच्छी बात है। 100% दोगे, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि है होगा कि नहीं होगा। डेस्टिनी पे विश्वास करना सीखो, डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी बेटा, है ना। 100% दो, उसके बाद छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी के ऊपर एक लाइन थी कि हम जिंदगी कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं है, उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है बेटा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इतना लोड नहीं ले लेना है कि बाकी चीजें भूल जाओ बेटा, सुबह दोपहर शाम लगे हुए हो, है ना। तो आज हम लोग की सेट 13 होने वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो आ जाओ भाई सारे ऑनलाइन। तो उसके बाद हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। और बाकी अगर कुछ डिटेल्स हैं या क्वेरीज हैं, नंबर दिए गए हैं बेटा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो शुरू करें फिर क्लास। आ जाओ फटाफट आओ। आज बढ़िया से क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी सेक्शन, एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो भी नए बच्चे अगर जुड़ते जा रहे हो बेटा, तो सेशन को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा फटाफट। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, उसको रिजॉल्व हो जाएंगे आपके, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आ जाए बेटा फटाफट आए। तो चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और बताना है कि ये पैराग्राफ में, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ के बारे में जानते होगे कि इस पैराग्राफ की में जिसकी बात हो रही है वो कौन है। तो आप पढ़ो एक बार और उसके बाद डिसाइड करो इसमें गोविंद बल्लभ पंत की बात हो रही है, लाला लाजपत राय की, या फिर मंगल सिंह की, या फिर मोतीलाल नेहरू जी की बात हो रही है। बताए भाई इसका आंसर। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड इन ए पुलिस लाठी चार्ज इन लाहौर ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, फॉर विच ही सब्सिक्वेंटली डाइड इन नवंबर 1928। बताओ भाई, लेटर ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द लाठी चार्ज ऑन हिम वाज शॉट डेड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु। अब बताएं, आपको पहली लाइन में ही समझ जाना चाहिए था बेटा, ये जो लाठी चार्ज हुई थी उसमें किसी फेमस नेशनल लीडर की मृत्यु भी हो गई थी। उस फेमस नेशनल लीडर के जो गुरु बेटा शिष्य थे वो भी उसमें प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से वो एक रिवॉल्यूशनरी लीडर में तब्दील हो गए थे। तो बताएं इन चारों में से बेटा वो कौन थे? इन चारों में से वो कौन थे आपको बताना है ये चीज बेटा। बताओ भाई, इस चीज का आंसर दोगे आप लोग?
क्या वो लाला लाजपत राय, मंगल सिंह, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर गोविंद बल्लभ पंत? कौन थे इसमें से? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लेक्चर देख रखे हैं बेटा, थ्योरी ऑलरेडी आप देख चुके हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, जनरल स्टडीज के नाम से अप्रोक्सीमेट 19 to 20 लेक्चर्स हैं। 16-17 मेरे ख्याल से थ्योरी के हैं, 3 to 4 लेक्चर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, करीबन 100-120 क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर नहीं देखा है तो बताएं भाई इसका आंसर। ये जो पैराग्राफ है इसमें बात हो रही है बेटा लाला लाजपत राय की, ध्यान रखा जाए लाला लाजपत राय की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड ड्यूरिंग द लाठी चार्ज उनकी बेटा वो ही वॉज वेरी सीवियरली इंजर्ड, और जिसकी वजह से उनकी 10 से 15 दिन के बाद मृत्यु भी हो जाती है उस इंजरी की वजह से। और उनके जो शिष्य थे बेटा भगत सिंह उस लाठी चार्ज में वो भी प्रेजेंट थे, और जब उन्होंने अपने गुरु को, पॉलिटिकल गुरु को, लाला लाजपत राय को अपने सामने लाठी से मार खाते हुए देखा, तब वो भी एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी लीडर के रूप में उभरे वहां से बेटा। और उन्होंने उसके बाद जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था उसको भगत सिंह ने और राजगुरु ने बेटा गोली से हत्या भी कर दी थी। तो ये चीज बेटा इसका आंसर हो गया हमारा लाला लाजपत राय। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज, लाला लाजपत राय के ऊपर जो उस समय लोग प्रेजेंट थे, तो सबके साथ बेटा जो लाठी चार्ज हुआ था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लाठी चार्ज क्यों किया गया, किस वजह से वो लोग इकट्ठा हुए थे, क्या एक वजह थी जिसकी वजह से वो लोग इकट्ठा हुए थे, तो ध्यान रखिए बेटा वो जो इकट्ठा हुए थे जब ये लाठी चार्ज किया गया था, तो साइमन कमीशन का बेटा बॉयकॉट करने के लिए ये चीज इकट्ठा किए गए थे लोग। 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, 1928 में बेटा इसके खिलाफ लोग इकट्ठा हुए साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन में क्या प्रोवाइडेड था, साइमन कमीशन आया क्यों था? टू रिव्यू द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स विच वाज प्रोवाइडेड ऑलरेडी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि ऑलरेडी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म में प्रोवाइडेड थे। जो रिफॉर्म्स उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए ये साइमन कमीशन आया था 1927 में, 1927 में। और इसमें एक और चीज थी बेटा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड होने वाला था, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स डिसाइड होने वाले थे, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का डिसाइड होने वाला था, लेकिन उसमें देयर वाज नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंडियन मेंबर, किसी भी एक इकलौते सिंगल इंडियन मेंबर उसमें रिप्रेजेंटेटिव उस साइमन कमीशन में नहीं था, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा और लाठी चार्ज, उस समय इकट्ठा हुए लोग और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर? बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है आपको मैंने, तो मेरे ख्याल से उम्मीद रहेगी कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि साइमन कमीशन क्यों हुआ, क्यों आया था, और साइमन कमीशन में किन की मृत्यु हुई जिसकी वजह से लाठी चार्ज हुआ, है ना। ये सब चीज आप भूलेंगे नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं साइमन कमीशन आया कब, 1927 में आया, आपसे पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन वापस कब गया, अपनी रिपोर्ट उसने सबमिट कब करी, तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करी थी, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट कराई जाती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड ऑन 1930, सेकंड वाज ऑन 1931 एंड लास्ट एंड द थर्ड वन वाज कंडक्टेड ऑन 1932। बात क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहां तक बात क्लियर बेटा? तो आ जाओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाता है हमारा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अब आप लोग बताएंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजयनगर एम्पायर। तो बताएं बेटा, इस टाइम पे दो एम्पायर हुआ करते थे, एक तो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था और एक बहमनी एम्पायर हुआ करता था। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में आप लोग मेरे को बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। बताओ बेटा। तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। अबव इज और आर करेक्ट। तो सबसे पहला बेटा, विजयनगर was noted for its markets dealing in spices, textiles and precious stones। क्या ये ऑप्शन सही है बेटा? बताओ भाई, क्या ये ऑप्शन सही है?
तो ये विजयनगर वॉज नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे विजयनगर जो एम्पायर था वो मेनली जो है डील करता था मसालों में, स्पाइसेस में, टेक्सटाइल्स में और प्रीशियस स्टोन्स में, जो सफायर स्टोन्स होते हैं उनमें मैक्सिमम ये डील करता था विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा कृष्णदेव रायाज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रेन विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो कृष्णदेव राया रूल था वो कैरेक्टराइज होता है स्ट्रेन विद इंपीरियल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है बेटा, गलत स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन पढ़े, अमरा नयाकाज वर द मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रोयाज। बिल्कुल सही है, उस समय ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में जिनका नाम था आमरा एंड नायकाज, और वो विजयनगर एम्पायर के उस समय मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। एंड दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर हो जाता है सी ऑप्शन 1 एंड 3। बात क्लियर बेटा, हमारा आंसर हो जाता है बेटा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार ये क्लियर कर लेना बेटा, जो विजयनगर एम्पायर और ब्राह्मणी एम्पायर हुआ करते थे दो, और विजयनगर एम्पायर के रूलर कौन थे? विजयनगर एम्पायर के रूलर थे कृष्णदेव राया। आगे चले, आगे चलते हैं भाई। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 4 इवेंट्स दे रखे हैं आपके सामने, सेंथल रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट, सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन और बिरसा मुंडा रिबेलियन। ये 4 रिबेलियन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि पहले से लेकर आखिरी तक ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में कब कब होते हैं। बताओ भाई। बताएं भाई, ये जो सेंथल रेबेलियन था ये कब हुआ बेटा? सेंथल रेबेलियन हुआ बेटा जनवरी 3, 1856 में ये सेंथल रेबेलियन किया गया था। और ये सेंथल बेटा जो है, सेंथल जो ट्राइब है एक तरह की, एक सेंथल ट्राइब मानी जाती है, वो कहाँ की ट्राइब है बेटा? आज के टाइम पे ये सेंथल ट्राइब मैक्सिमम बेटा झारखंड में पाई जाती है। बात क्लियर? जनवरी 3, 1856 में ये सेंथल रेबेलियन शुरू हुआ था और इस दौरान बेटा ये झारखंड में ये सेंथल ट्राइब मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। बात क्लियर बेटा? इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए ये इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, तो बेटा ये इंडिगो रिवॉल्ट में, इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था? तो ये इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में। बेटा ये इंडिगो रिवॉल्ट जो है चंपारण सत्याग्रह नहीं है, ध्यान रखना, ये इंडिगो रिवॉल्ट दूसरा है। जो इंडिगो रिवॉल्ट एक तरह से पीजेंट मूवमेंट हुआ करता था उस टाइम, जो कि 1859 में हुआ है। बात क्लियर? और इसके अलावा बेटा ये आता है सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन। सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन हुआ था 1770 में, और कहां पे किया गया था ये बेटा? ये बंगाल में किया गया था। 1770 में बंगाल में ये सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन किया गया था। बात क्लियर? आगे चले। और बेटा अगर पूछ लिया जाए ये बिरसा मुंडा रेबेलियन कब किया गया, तो ये बिरसा मुंडा रेबेलियन कब किया गया बेटा? ये 1875 से लेकर 1900 तक ये चीज करी गई थी। तो अब बताओ भाई इसका ऑप्शन हमारा क्या होता है? इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हुआ बेटे? बताएं भाई बच्चों। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले 1770, तो 3 आंसर आएगा। 3 मतलब 3 वाला है। तो इसके अलावा अब दूसरे नंबर पे 1770 के बाद 1859 या फिर 1856, तो बताओ भाई
सेंथल रेवेलियन 1856 में हुआ, इंडिगो रिवॉल्ट 1859 में होता है। तो हमारा सबसे पहले बेटा सेंथल रेवेलियन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ये होगा बेटा 1, इसके बाद ये होगा 2। तो सेंथल रेवेलियन आता है, उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट आता है, एंड देन आफ्टर बिरसा मुंडा रेवेलियन आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया 3, 1, 2 एंड 4। बात क्लियर यहाँ पे? आगे चले, फोर्थ क्वेश्चन हमारा भाई, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है या गलत है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। बताएं भाई इसका आंसर, बताओ भाई। सबसे पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ आप लोग कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और फिर उसके बाद हम लॉक करेंगे आपका आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट है बेटा, द मूवमेंट वाज अ मिक्सचर ऑफ नेशनलिज्म, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स, रिलीजियन, फ्यूडलिज्म, एग्रेरियन डिसकंटेंट एंड वर्किंग क्लास एजिटेशन। तो क्या ये मूवमेंट इन सब का मिक्सचर हुआ करता था? बताएं भाई। सबसे पहले ये मूवमेंट बेटा सब के लिए था। ये मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 1920 में लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1920 में लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था वो ड्राफ्ट किसने किया था, तो ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और कौन से सेशन में? अगर आपसे पूछ ले सेशन, तो बेटा ये ड्राफ्ट किया गया था नागपुर सेशन 1920 आईएनसी के। तो ये 1920 से लेकर 1922 तक ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला था। और सबसे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट में आएंगे यहाँ पे कि मूवमेंट वाज मच ग्रेटर इन द इंटेंसिटी देन एनी अदर पॉलिटिकल एजुकेशन व्हिच केम बिफोर इट। तो बताओ भाई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। या मूवमेंट जो था वो मच ग्रेटर था इंटेंसिटी में देन एनी अदर पॉलिटिकल एजुकेशन व्हिच केम बिफोर इट। ये मूवमेंट बहुत वास्ट लेवल में हुआ करता था। और ये मूवमेंट में एक फेमस डायलॉग, 5 फेमस आप स्लोगन्स कह सकते हैं, गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। क्या नाम था? टोटल बॉयकॉट। तो चरखा, चरखा इसमें सिंबल बना था इस मूवमेंट का बेटा। नो टैक्स कैंपेन चलाए गए, स्वदेशी यहाँ पे चलाया गया स्लोगन। इसमें क्या हुआ बेटा, मैं आपको बताता हूँ। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने ड्राफ्ट तो कर दिया। अब सारे बड़े नेता क्या थे, गांधी जी एक तरह से मसीहा ऑफ वर्किंग क्लास कहलाए जाने लगे। किसके बाद? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण यानी अहमदाबाद सत्याग्रह के बाद गांधी जी को कहा जाने लगा मसीहा ऑफ वर्किंग क्लास। तो लोग उनके पास पहुंचे, बापू अब आप बताओ हमको इस मूवमेंट में करना क्या है। तो गांधी जी ने कहा बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, घर पे बैठो सबको सब। तो सब ने कहा ये आदमी पागल हो गया है क्या? ये आदमी कह रहा है कि मूवमेंट लॉन्च करना है और कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है दूसरी तरफ। तो बेटा उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, यही एक हमारा मूवमेंट है। टोटल बॉयकॉट करना है हर अंग्रेजी चीजों को, बॉयकॉट करना है आपको हर अंग्रेजी चीजों को। आपको टैक्स नहीं पे करना, आपको घर पे बैठ के एक चरखा और चलाना है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट भी होगी और हमारा मूवमेंट भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक रीजन हुआ करता था उस समय जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चला था गांधी जी के द्वारा। तो ये पूरी पिक्चर है आपके सामने। तो ये मूवमेंट हेल्प टू फोस्टर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जी हाँ बिल्कुल, नॉन कॉर्पोरेशन जो खिलाफत मूवमेंट भी था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे देखने को मिली है बेटा। तो ये सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर बी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा अगर आपसे मैं पूछ लूं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था ये बेटा एंड कब हुआ, इसका आंसर है क्या किसी के पास? ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये एंड कब किया गया? इसका आंसर क्या कोई दे पाएगा? बताओ बच्चों कि ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था ये एंड कब किया गया? बताइए भैया जी।
बताएं भैया कि कब एंड किया गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बेटा? 12 फरवरी, 12th नहीं बेटा, 11th ऑफ फेब 1922 में ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एंड किया गया था। कैसे एंड हुआ? कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब वापस ले लिया था गांधी जी ने ये मूवमेंट। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी को। ध्यान रखें 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, और उसमें एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से 22 पुलिसकर्मी जो कि सारे भारतीय थे उनकी मृत्यु हो गई। और जिसकी वजह से गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी मूवमेंट उनका या फिर सत्याग्रह उनका या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कोई भी वायलेंट तरीके से किया जाए। तो इसमें जब इतना ज्यादा वायलेंस देखने को मिला तो गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। बात क्लियर है यहाँ पे? मुझे उम्मीद है बेटा पूरी कि आपको यहाँ पे बात क्लियर होगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक एक चीज डिटेल में देखो बेटा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बेटा कि 1 घंटा है मेरे पास और 1 घंटे में मैं 60 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो बेटा वो भी मैं करा सकता हूँ। 1 घंटे में 60 क्या, मैं आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा बेटा। लेकिन वो चीज क्या हो जाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना और आपको यहाँ पे टिक लगा देना, भले ही आपको समझ में आया हो या ना आया हो, भले ही आपको उस चीज की कहानी पता हो या ना पता हो, वो चीज मैं नहीं कर सकता। देखो साफ बात है, मुंह पे बोलता हूं मैं, वो चीज मैं नहीं कर सकता। मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा, मैं 1 घंटे में रोज 15 क्वेश्चन कराता हूँ, बट उसका डिटेल में डिस्कशन करना पसंद करता हूँ, ताकि जो नया बच्चा भी है अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ रहा है तो उसको आसपास की जो जानकारी है, नॉलेज है, उसको मिल जाए। ठीक, तो आ जाओ भाई, 5th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? To which among the following the residuary powers were conferred by the Federation established by the Act of 1935? तो बताएं भाई इसका आंसर, बताएं भाई। टू विच अमंग द फॉलोइंग रेस्यूटरी पावर्स। रेस्यूटरी पावर्स मतलब क्या होता है? रेस्यूटरी पावर्स मैं आपको बताता हूं। रेस्यूटरी पावर्स एक टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है। रेस्यूटरी पावर्स वो पावर्स होती हैं, मान लो आज के टाइम पे रेस्यूटरी पावर्स किसके पास है? अभी एट प्रेजेंट के टाइम पे मैं बात करूं तो रेस्यूटरी पावर्स सेंटर के पास होती है। जो सेंटर पे सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास ये रेस्यूटरी पावर्स होती हैं। और ये रेस्यूटरी पावर्स वो पावर्स है, मान लो आज के टाइम पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी संविधान की या फिर किसी लॉ की, जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और फ्यूचर में आगे आने वाले 8 से 10 साल में हमें ऐसा लगता है कि वो टॉपिक जो कि आज तक अनडिस्कस्ड एंड अनटच्ड रह गया है, जो कभी भी छुआ नहीं गया है, जिसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है, वो आज तक छूट गया है और जरूरत पड़ रही है इस कानून को लाने की, तो वो कानून लाया जा सकता है थ्रू दी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये होता है रेस्यूटरी पावर्स। तो रेस्यूटरी पावर्स वो पावर्स हैं कि वो टॉपिक्स इंक्लूड करे जा सके जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कभी भी नहीं लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कभी भी नहीं मेंशन है बेटा, है ना। जो अनटच्ड रह गए, जो अनडिस्कस्ड रह गए हैं, तो उनके बारे में लॉ लाने की पावर्स जो होती हैं वो रेस्यूटरी पावर्स कहलाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होती है। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको। टू विच अमंग द फॉलोइंग द रेस्यूटरी पावर वाज conferred by the Federation established by the Act of 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद से काफी चेंजेस देखने को मिले थे। उसमें इलेक्शन का प्रोसीजर भी मेंशन किया गया था। 1937 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी गई थी, फेडरेशन इंट्रोड्यूस करा गया था कि ऑटोनोमस पावर स्टेट को, प्रोविंसेस को भी दी गई थी। तो ये सब चीजें, काफी सारी चीजें इंक्लूड करेगी। ब्लैक एक्ट को, सिविल लिबर्टीज को ध्यान में रख के ब्लैक एक्ट, राउलेट एक्ट 1919 को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया था। इसी तरह की बहुत सारी अनेक चीजें हुई थी उसमें। और ये पावर किसके पास थी उस समय? रेस्यूटरल पावर जो हुआ करती थी, रेस्यूटरी पावर जो हुआ करती थी, वो किसके पास हुआ करती थी? वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी ये रेस्यूटरी पावर्स। बात क्लियर?
बात क्लियर बेटा? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हिस्ट्री सेक्शन का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आज के सेक्शन, आज हिस्ट्री के सेक्शन का ध्यान रखना। आज के सेक्शन का तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आज के हिस्ट्री के सेक्शन का शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव, अबव नहीं कह सकते आप, स्टेटमेंट तो हमारे बिलो में दिए गए हैं, तो यहाँ पे बिलो लिख दो। बिलो रोटवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पढ़ने हैं, एक एक करके समझना है और बताना है कि रोटवाड़ी सिस्टम के बारे में क्या चीजें सही लिखी हुई हैं, क्या चीजें गलत लिखी हुई हैं, और उस हिसाब से ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो बताएं, अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको बताओ, आप ऑप्शन मत बताओ, आप बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो सकता है। बताएं भाई लाइव चैट पे, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका आंसर आए। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। एक बार सबसे पहले देखते हैं कि ये रोटवाड़ी सिस्टम था क्या। ये रोटवाड़ी, ये नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जानो कि रोट मतलब क्या होता है। रोट मतलब होता है बेटा कल्टीवेटर, जो एग्रीकल्चर लेबर होता है, जो बेटा खेती करता है, जो स्मॉल फार्मर होता है, उसे रोट कहते हैं। RYOT, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। तो ये एक तरह से डायरेक्ट लिंक था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कल्टीवेटर। उसके बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन था, इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये आपकी लैंड है और आपने, आपको हम ये 30 साल तक प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर 20 साल तक प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर 10 साल तक प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इतनी खेती, ये जो ये वाली एरिया वाली खेती है, इसमें आपको इंडिगो की प्लांटेशन करनी है। नील की खेती कंपलसरी करी थी सबके लिए। तो जब एक बात बताओ, ये पूरी लैंड 4 हिस्से की है और एक हिस्से में तो आपको क्या करना है, इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। तो और आपके लिए एक फिक्स्ड रेवेन्यू सेट कर दिया गया है कि आपको 10 साल तक इतना ही रेवेन्यू हमें प्रोवाइड करना है। ठीक, अब इतनी लैंड है, इस लैंड में वो खुद रहेगा भी, वो खुद यहाँ पे थोड़ी बहुत कल्टीवेशन और करेगा, लेकिन ये लैंड जो है बेटा, इसमें उसे नील की खेती करनी है और उसका रेवेन्यू भी फिक्स्ड है कि उसे सरकार को भी देना है इसी में से। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जब इंडिगो की खेती होगी, आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिगो की खेती एक खेत पे अगर 2 से 3 साल तक हो गई, तो उसके ऊपर, उसके बाद आप 2 से 3 साल बाद आपको कुछ एरिया, जो एरिया है इसमें 2 से 3 साल तक अगर नील की खेती कर दी गई, तो उसके बाद 3 से 4 साल का गैप चाहिए होता है नील की खेती करने के लिए, ताकि आप उस जमीन को दोबारा से फर्टाइल बना सकें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सके, उस लैंड को, उसको खाली छोड़ना होता है ताकि दोबारा से वो एक तरह से अपनी नाइट्रोजन फिक्स कर पाए, हर चीज अपने जो है कंपोनेंट जो है उसको सुधार पाए। ठीक, तो जब ये 2 से 3 साल में ये खराब हो जाएगी लैंड, तो इसे ये वाली लैंड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए आपको करनी है, कंपलसरी है वो कल्टीवेशन करना। साथ ही साथ क्या कंपलसरी है, रेवेन्यू भी देना। तो आपको ये भी 2 से 3 साल में खराब हो जाएगी, फिर आपकी ये खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। इससे क्या होता था बेटा, और आप एक बात बताओ कि कभी ना कभी वो फ्लड भी आएगा, बारिश भी होगी तो उसकी वजह से फ्लड भी आएगा, बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी फिर भी आपको उतना ही रेवेन्यू देना है। तो एक बात बताओ, क्या रोट जो होगा, कल्टीवेटर होगा, इतना पैसा होगा उसके पास कि वो हर साल फिक्स्ड रेवेन्यू उनको अंग्रेजों को दे पाए? नहीं होगा बेटा। तो इसी वजह से ये रोटवाड़ी सिस्टम इसमें आया था और इसको अपोज भी किया गया था। इस इंडिगो प्लांटेशन को खत्म भी किया गया था फ्यूचर में आके अंग्रेजों के द्वारा। इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया भी।
है ना। तो ये रोटवाड़ी सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हुआ करता था जिसको बहुत ज्यादा एक तरह से अपोजिशन इसमें देखने को मिला इसके खिलाफ। तो ये रोटवाड़ी सिस्टम क्या था बेटा, इट रिकॉग्नाइज द कल्टीवेटर्स एज द ओनर ऑफ लैंड। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, एज द ओनर ऑफ लैंड क्या वो हुआ करते थे? जी हाँ बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया, वो एक तरह से इस लैंड, पूरे लैंड एरिया को दे दिया करते थे कल्टीवेटर्स के हाथ में कि अब आप इसको संभालें और इंडिगो की कल्टीवेशन हमें करके दें। इस तरह से क्या होता था, इनको फिक्स्ड रेवेन्यू भी देना है तो ये कल्टीवेटर्स मनी लेंडर्स के हाथ में पड़ जाते थे। जो मनी लेंडर्स दिया करते थे इनको पैसा, ये गरीब इस तरह से ब्याज के चक्कर में फंस जाते थे और दे कमिट सुसाइड ऑल्सो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, इट वाज अ टेम्परेरी सेटलमेंट, बिल्कुल सही बेटा। परमानेंट सेटलमेंट वाज अ डिफरेंट थिंग एंड इट वाज अ टेम्परेरी सेटलमेंट। रोटवाड़ी सिस्टम वाज अ टेम्परेरी सेटलमेंट, मतलब आपको लैंड तो ओनर बना दिया गया है बट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपसे वो लैंड ले ली जाएगी। इसके बाद थर्ड क्या है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर देन द परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सही बेटा। परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन विच वाज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड जमींदार लोगों के बीच में हुआ करता था, एंड रोटवारी सिस्टम हुआ करता था ब्रिटिशर्स एंड रॉट के बीच में, कल्टीवेटर्स के बीच में। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो गया बेटा डी ऑप्शन। बात क्लियर यहाँ पे? मेरे ख्याल से पूरी उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या कब कब हुआ। तो आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग का ये वाला सेक्शन तो बेटा खत्म हो गया, ये वाला सेक्शन हमारा हिस्ट्री का सेक्शन खत्म हो गया है और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी का। तो आइए भाई ज्योग्राफी पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल? बताएं भाई, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिग्नाइट कोल का? बताएं भाई, बताओ बच्चों। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा तमिलनाडु, ध्यान रखिए बेटा, तमिलनाडु सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? लिग्नाइट कोल का। मैं आपको बता दूं, एक तो बेटा तमिलनाडु प्रोड्यूसिंग, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है और इसके अलावा बेटा ये गुजरात भी एक लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है तमिलनाडु एंड इन सेकेंड गुजरात विल कम। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेटा साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इज तमिलनाडु और वहां पे लार्जेस्ट माइन भी है पूरे इंडिया की, तमिलनाडु में, साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में। बात क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है आजकल के एग्जाम्स में। तो आपको बताना है बेटा इसमें से ऐसी कौन सी ऑयल रिफाइनरी है जो कि सबसे ओल्डेस्ट है एंड इट इज स्टिल प्रोड्यूसिंग सम अमाउंट ऑफ ऑयल। तो बताएं भाई, बताएं बच्चों, इसका आंसर दो बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी है और इसके अलावा एक और चीज बताएं। ओल्डेस्ट रिफाइनरी तो ये मैं बता ही दूंगा और इसके अलावा लार्जेस्ट रिफाइनरी भी ऑफ इंडिया, ऑयल रिफाइनरी, ध्यान रखिए बेटा, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी। अब आप लोग ही बताओगे मेरे को कि इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे, इसका आंसर जो है बेटा वो है दिग्बोई। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। 1901 में ये ऑयल रिफाइनरी खुली थी और कहां पे? आसाम में खुली थी। बात क्लियर है बेटा? ये इसका आंसर है दिग्बोई। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में क्या पूछा कि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ है इंडिया की? तो वो है बेटा जामनगर। ध्यान रखिए बेटा, जामनगर में है, जो कि जामनगर कहाँ पे है भाई? जामनगर है आपका गुजरात में। बात क्लियर? आगे चले तो भाई फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट विद हाइडल पावर स्टेशन। बताओ भाई, रिहांड,
गंडक, चंबल, महानदी, ये रिवर है बेटा, ये रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। आपको मैच करना है इनके हाइडल पावर स्टेशंस कहां पे हैं। ये रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ये नदियां हैं, और किन नदियों के ऊपर ये डैम्स बने हुए हैं, ये आपको मैच करना है। बताओ भाई इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, बताएं भाई। बताएं भाई बच्चों, इसका आंसर होगा बेटा बेटा सबसे पहले रिहांद। रिहांद एक नदी है बेटा। रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है अगर मैं पूछूं? रिहांद बेटा सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की। और सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन नदी बेटा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये रिहांद वैली प्रोजेक्ट बेटा पीपड़ी में है। पीपड़ी कहां पे है बेटा? पीपड़ी यूपी में है, ध्यान रखें। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि आपका गंडक के ऊपर, गंडक नदी जो है बेटा उसके ऊपर कौन सा ये हाइडल पावर स्टेशन है? तो ये है बेटा वाल्मीकि नगर, ध्यान रखें। और गंडक अगर पूछा जाए आपसे वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंडक नदी बेटा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा चंबल, चंबल के ऊपर बेटा कौन सा हाइडल पावर स्टेशन है? तो वो है बेटा कोटा। और चंबल नदी बेटा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल नदी है बेटा यमुना की ट्रिब्यूटरी। महानदी, महानदी आ जाओ बेटा, महानदी किससे बिलोंग करेगा? हीराकुंड से बिलोंग करेगा। और बेटा अगर मैं पूछ लूं कि ये जो महानदी है कहां से निकलती है, कहां की ये मेजर नदी है बेटा? बताओ भाई, जो ये महानदी है ये कहां से निकलती है? ये लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। इस महानदी को लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। और इसके अलावा ये निकलती कहां से है बेटा? ये सिहावा माउंटेन से निकलती है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बेटा सिहावा माउंटेन से निकलती है और उड़ीसा में जाती है। एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ उड़ीसा। एंड माउथ ऑफ दिस रिवर इज बे ऑफ बंगाल। आपका बे ऑफ बंगाल में जाके ये डिस्चार्ज हो जाती है। बात क्लियर है बेटा? बात क्लियर? और ध्यान रखें बेटा, जो भी अगर बच्चे नए आ रहे हैं सबसे पहले सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 10th क्वेश्चन में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया एज दे अकर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट? आपको नीचे से लेकर ऊपर तक आपको अरेंज करना है कि आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये जो आपकी दे रखी है क्या है? ऑयल रिफाइनरीज हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक आपको अरेंज करना है इनको। तो बताएं भाई इसका कौन सा सही आंसर होगा? ओल्डेस्ट रिफाइनरी भी आपको बताई मैंने अभी, लार्जेस्ट रिफाइनरी भी मैंने आपको बताई। तो इसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा बेटा कोची, मैंगलोर, मुंबई एंड कोयाली। ध्यान रखें बेटा, ये साउथ टू नॉर्थ आपको अरेंज किया गया है। कोची, मैंगलोर, मुंबई एंड कोयाली, इस तरह से ये साउथ टू नॉर्थ आपकी ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है? बताओ भाई इसका आंसर बताओ आप लोग। ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताएं भाई। तो ये आपका गोमती नदी बेटा, गोमती, ये जो लखनऊ शहर है गोमती नदी पे बसा हुआ है। सरयू बेटा, सरयू जो है ये आपका अयोध्या जो है वो सरयू नदी पे बसा हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ, आपको मालूम होगा बेटा अलकनंदा और भागीरथ जो आके मिलती है। अलकनंदा कहाँ से आती है? बद्रीनाथ से आती है। और अलकनंदा भागीरथी जो मिलती हैं जब आके एक दूसरे से, तो ये देवप्रयाग में तो ये बन जाती हैं गंगा। बात क्लियर? तो लास्ट बचता है हमारा नर्मदा। तो नर्मदा नदी पे सतना बेस नहीं है। और ध्यान रखें जो जो नर्मदा नदी है बेटा, ये नर्मदा नदी निकलती कहां से है? तो ये नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से।
बात क्लियर बेटा? ये निकलती है बेटा अमरकंटक प्लेट्यू से, ध्यान रहेगा। और नर्मदी कहाँ, नर्मदा नदी जो है कहाँ से फ्लो करती है? ये फ्लो करेगी बेटा सतपुरा और विंध्या रेंजेस के बीचों बीच। हम लोग इसे कहते हैं इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस। बात यहाँ पे क्लियर? नर्मदा नदी के ऊपर सतना शहर बिल्कुल भी नहीं बसा हुआ। बात क्लियर यहाँ पे? आगे चले, आगे चले। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 12th क्वेश्चन और ज्योग्राफी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following lakes in India has the highest water salinity? इसमें से कौन सा हमारा लेक है इंडिया में जिसकी हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी है? तो बताएं भाई। तो हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी इसमें से चिलिका लेक की है। और ये चिलिका लेक कहाँ पे है? ये चिलिका लेक बेटा उड़ीसा में है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, तो वो है बेटा वूलर लेक। और वूलर लेक कहाँ पे है बेटा? वूलर लेक है बेटा श्रीनगर में, श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पे है? तो डल लेक बेटा कश्मीर में है। बात क्लियर? कश्मीर में है। सांबर लेक कहाँ पे है? तो सांबर लेक बेटा राजस्थान में है। बात क्लियर बच्चों? बात क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। हम लोग के पॉलिटी से हिस्ट्री का सेक्शन हो चुका है बेटा, ज्योग्राफी का सेक्शन हो चुका है। अब हमारा बचता है पॉलिटी का सेक्शन। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इनमें से कौन से हैं जो कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने थे? हु बिकेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? इनमें से कौन बने हुए हैं? बताएं भाई। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछ लूं इस समय लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं बेटा ओम बिरला। ध्यान रखें बेटा, ओम बिरला इस समय स्पीकर ऑफ लोकसभा है। और जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे वो थे बेटा जीवी मावलांकर। ध्यान रखें बेटा, जीवी मावलांकर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तभी ही बिकेम दी स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा इन इंडिया। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949, but it came into effective on 26th of Jan 1950। 26 जनवरी 1950 में इट केम इनटू इफेक्टिव, मतलब लागू किया गया था। बात क्लियर? जो जीवी मावलांकर थे वो फर्स्ट स्पीकर बने थे। अच्छा, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा है वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, कब बना था? ये लोकसभा राज्यसभा, जो हम लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं एंड राज्यसभा इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये लोकसभा राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ, कब बना? तो ये लोकसभा राज्यसभा बेटा 1952 को बना था। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चों? आगे चलें। आज का हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी विल बी which one of the following is the correct chronological order of the tenures of the following presidents of Indian National Congress? जगजीवन राम, के कामराज, पीडी टंडन एंड यूएन
धेबार। बताएं भाई इसका आंसर। और आपको इंपॉर्टेंट अगर आपको पता हो तो धेबार कौन थे बेटा, धेबार से अगर आपको याद आ रहा हो कुछ, तो धेबार ने बेटा राजकोट सत्याग्रह शुरू किया था। ये धेबार ने बेटा, ध्यान रखें, राजकोट सत्याग्रह जो हुआ था बेटा, ये शुरू किया था धेबार ने। और ये राजकोट सत्याग्रह है, ये शुरू कब हुआ था? राजकोट सत्याग्रह बेटा 1939 में शुरू हुआ था। और कब, क्यों शुरू किया गया? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अपोज करने के लिए धेबार ने राजकोट सत्याग्रह शुरू किया इन 1939। बात क्लियर बेटा? तो सबसे पहला है बेटा जगजीवन राम। तो बेटा ये जगजीवन राम 1970 में बने थे, ध्यान रखना 1970 में जगजीवन राम हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। बात क्लियर है बेटा? इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि के कामराज कब बने थे, तो के कामराज 1964 में बने थे। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए बेटा पीडी टंडन कब बने थे, तो बताओ भाई पीडी टंडन कब बने? 1950 में बने। ध्यान रखना बेटा पीडी टंडन 1950 में बने। इसके अलावा बेटा यूएन धेबार अगर पूछा जाए तो यूएन धेबार 1955 में बने। तो अब आपको बताना है भाई किसका कौन सा ऑर्डर है। सबसे पहले 1950 आएगा, तो थर्ड में आ जाओ। ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, दिस वन एंड दिस वन इज स्टिल इन रेस। अब नेक्स्ट आएगा 1950 के बाद 55 4, तो अभी भी ये रेस में बने हुए 3434, आंसर इज करेक्ट। एंड थर्ड वन इज के कामराज 1964, हमारा आंसर सी आ चुका है। बात क्लियर यहां पे? आगे चले। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं आपको इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से अच्छा कुछ नहीं कराया है कोई क्वेश्चन, तो आज इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिलेगा। कोई नहीं बेटे, बीच बीच में मजे हो जाने चाहिए, लेकिन मजाक आप नहीं, मैं कर सकता हूं, ध्यान रखना इस चीज को। मैच द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये प्रोविजंस दे रखे हैं और सोर्स दे रखा है कि कौन सी चीज, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो कौन सी जगह से उठाए गए हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन स्टेट रिलेशन। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज हमने कहां से उठाई हुई है। बताओ भाई इसका आंसर दोगे आप लोग? सबसे पहले आओ कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से उठाया है। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। ध्यान रखना अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि आपने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली है, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल, अच्छा उधर से मैं कट रहा था ना, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है बेटा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपसे पूछ ले इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहां से ली है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट बेटा हमने ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। इसके अलावा यूनियन स्टेट रिलेशन हमने लिया है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होता है? इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। बात क्लियर बेटा? ध्यान रखना अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, इज मोर फ्लेक्सिबल देन आवर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या दर्शाते हैं कि सरकार को क्या चीजें ध्यान में रखनी है कानून बनाते वक्त, लॉ बनाते टाइम पार्लियामेंट को या सरकार को क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। एंड दे आर नॉट जस्टिसेबल। अगर सरकार उन चीजों को ध्यान में नहीं रखेगी तो भी इट्स फाइन, इट्स ऑल ओके। उनको किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते कि इन्होंने ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं किया है एंड आप सोचो कि दे आर जस्टिसेबल इन एनी कोर्ट। नो, दे आर नॉट जस्टिसेबल इन एनी कोर्ट।
देन थर्ड ऑप्शन इज इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, it all depends on PM and his council of minister, but we have taken this power in our constitution from the constitution of Germany, which is Weimar constitution, जिसे हम वेबनार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? ही हैज टू इंप्लीमेंट दैट इमरजेंसी विच इज ऑलरेडी एड्रेस्ड बाय द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर उसे नेशनल, स्टेट और ईदर द फाइनेंशियल इमरजेंसी कुड बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल। बात क्लियर? और एक महीने के अंदर अंदर ये चीज लगानी पड़ेगी। और जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी वो कौन सी थी? इट वाज नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग 1975 टू 77 फॉर 21 मंथ्स। 21 महीनों की इमरजेंसी लगाई गई थी। तो आई होप सबको ये डाउट क्लियर होंगे, ये सारी चीज क्लियर होगी। आई होप कि सेशन अच्छा रहा हो आप लोगों के लिए। अगर अच्छा है तो आप इस सेशन को लाइक करें, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो इफ यू लव दिस सेशन। एंड इसी तरह हम लोग सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये क्लास लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अगर बीच में कोई हॉलीडे होती है, होली अभी आ ही रही है जैसे, तो अगर कोई बीच में हॉलीडे होती है तो मैं आपको एक दिन पहले वाली क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाल फिलहाल अभी आप की कोई छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास होगी अभी आपकी। बात क्लियर? तो अपना बेटा ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और इससे पहले अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो बेटा। आज एक सबसे पहले एक चीज मैंने क्लास शुरू हुई थी तो बताई थी कि जिंदगी कितने दिन जियोगे ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन जितने दिन जियोगे उसको शान से अगर जियोगे मैटर वो करता है। वो आपने जिंदगी जितने दिन भी जी है वो कैसे जी है डिपेंड उस पर करता है। कितने लंबी नहीं होनी चाहिए जिंदगी, हसीन होनी चाहिए। ठीक, तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ बेटा। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद बच्चों।